के अंतर्गत यदि बेर की बात करें तो इसकी बागवानी प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में देखी जा सकती है, परंतु इन बागों से मिलने वाली उपज की बात करें तो वह काफी कम है। यदि कम उत्पादन के कारणों पर गौर करें तो जो मुख्य कारण है वह है बेर बागानों का उन्नत प्रजाति का न होना। साथ ही अन्य कारणों के रूप में बाग की देखभाल में लापरवाही भी प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। जबकि उन्नत किस्म के पौधों का चयन कर बागवानी की जाए तो बेर के बाग से काफी लाभ कमाया जा सकता है। तो आइए आज मिलते हैं नासिक महाराष्ट्र के ऐसे ही किसान से जिन्होंने एप्पल किस्म का चयन कर बाग स्थापित किया है और आज के समय में अपने प्रति एकड़ बेर के बाग से लगभग 4 टन उपज लेकर लाखों की आय ले रहे हैं, जिस पर आधारित है आज के कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, दक्षिण भारत के महाराष्ट्र राज्य का नासिक जिला, जहां पर एक तालुका है येवला, यहाँ पे खेती हेतु सिंचाई जल की समस्या हमेशा रहती है। या यूं कहें कि यह जगह सूखे की चपेट में हमेशा बनी रहती है। और इसी तालुका के निवासी विठल शेला उन सभी किसानों में से एक हैं जो प्रतिवर्ष खेती में सिंचाई जल की कमी का सामना करते थे। पानी की इस समस्या को देखते हुए इन्होंने अपने 15 गुंठा क्षेत्रफल, जो कि लगभग आधा एकड़ होता है, इसमें 25 मार्च 2012 को बेर का रोपण किया। आम्ही नवीनच अप्पल बोरांची लागवड केली। लागवड करत असताना जमिनीची मशागत करून घेतली, नांगरणी केली उभी आडवी, जिसमें इन्होंने एप्पल बेर नामक प्रजाति का चयन किया। इस बेर के बाग से इन्हें इस वर्ष फरवरी 2013 तक कुल 4 टन बेर का उत्पादन प्राप्त हुआ, जिसे कि इन्होंने 50 रुपए प्रति किलोग्राम के औसत बाजार भाव से फुटकर में बेचा। इस प्रकार बेर के इस बाग से इन्हें आधा एकड़ क्षेत्रफल में 2 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई। अब अगर इसमें लगने वाली चल लागत को देखें तो इन्हें उर्वरक के प्रबंधन में 5000 रुपए, कीट रोगनाशक दवाओं के प्रयोग पर 3000 रुपए, मजदूरी पर 3000 रुपए, चल पूंजी का ब्याज 660 रुपए, इसके अतिरिक्त रोपण पर खर्च 15,000 रुपए आया। यह 7 साल तक उत्पादन देगा, अतः इसका घिसावट व्यय 2140 रुपए तथा पूंजी का ब्याज 1500 रुपए होता है। ड्रिप लगाने में 8000 रुपए खर्च किए, जो 5 साल तक चलेगा, अतः इसका घिसावट व्यय 1600 रुपए तथा पूंजी ब्याज 800 रुपए होगा। सहारा देने हेतु बांस, तार इत्यादि पर 15,000 रुपए खर्च हुए, जो कि 3 साल तक चलेंगे। इस पर वार्षिक व्यय 5000 रुपए तथा पूंजी ब्याज 1500 रुपए होगा। शेड नेट लगाने पर 3000 रुपए का खर्च हुआ, जो कि 2 वर्ष चलेगा, जिस पर घिसावट व्यय 1500 रुपए तथा पूंजी का ब्याज 300 रुपए होता है। इस प्रकार आधा एकड़ क्षेत्रफल पर इनकी कुल लागत 26,000 रुपए आती है और इन्हें शुद्ध लाभ के रूप में 1,74,000 रुपए प्राप्त हुए। आणि एका वर्षामध्ये आमचं नवीन दुसऱ्या पिकामध्ये आम्ही पदार्पण करत आहोत। याचं बरंच श्रेय आमच्याप्रमाणेच कृषीचे सर्व ऑफिसला जातं। किसान भाइयों, आइए अब जानते हैं इस फसल के प्रबंधन के बारे में। सबसे पहले इन किसान भाई ने भली प्रकार से जुताई कर खेत को तैयार कर लिया। उसके बाद इस खेत में 15 गुणे 10 फीट की दूरी पर गड्ढे खोदे गए। तदुपरांत इन गड्ढों को गोबर की खाद से पूरा भर दिया गया। फिर इन्होंने एक निजी नर्सरी से 100 पौधे खरीदे और उन्हें इन्हीं गड्ढों में 15 गुणे 10 फीट की दूरी पर 25 मार्च 2012 को लगा दिया। रोपण के उपरांत अप्रैल और मई के महीने में प्रतिदिन 1 लीटर पानी प्रति पौधा की दर से ड्रिप के माध्यम से दिया, जबकि जून के महीने में प्रति पौधा 2 लीटर पानी दिया। उसके बाद अगस्त माह से प्रति सप्ताह 12 से 15 लीटर पानी प्रति पौधा की दर से ड्रिप के माध्यम से देते हैं। अगस्त माह के बाद उर्वरकों को ड्रिप एवं पानी के साथ पौधों के जड़ क्षेत्र में दिया। इस हेतु इन्होंने 2 किलोग्राम यूरिया प्रति आधा एकड़ क्षेत्रफल प्रति सप्ताह दिया तथा NPK 19-19-19 2 किलोग्राम प्रति सप्ताह, 0050 2 किलोग्राम प्रति सप्ताह। इसके साथ ही इन्होंने 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलोग्राम गोबर की खाद, 3 किलोग्राम दाल की चूनी, 3 किलोग्राम गुड़ को
पानी में मिलाकर एक घोल तैयार किया और इसे 2 लीटर प्रति वृक्ष की दर से 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार प्रयोग किया। इस बाग में इन्होंने 2 बार निकाई गुड़ाई का कार्य किया। किसान भाइयों, इनके बाग में पाउडरी मिल्ड्यू और थ्रिप्स कीटों का प्रकोप दिखाई दिया, जिस हेतु इन्होंने सल्फर और कोराजन रसायनों का 3 बार छिड़काव किया। इन्होंने शेड नेट से खेत को चारों तरफ से घेरा ताकि पशु पक्षियों द्वारा नुकसान से पौधे बचे रहें। जब फल थोड़ा बड़ा हुआ तो शाखाएं झुकने लगी, अतः इन्होंने प्रत्येक वृक्ष को सहारा दिया ताकि इसकी शाखाएं न टूटे। वैसे तो रोपण के 9 महीने बाद फलत आना शुरू हो गया, परंतु इन्होंने इसके 2 माह बाद तुड़ाई आरंभ की। तुड़ाई का कार्य ये किसान प्रतिदिन किया करते थे तथा तुड़ाई के उपरांत उनका श्रेणीकरण करके उन्हें 1-1 किलोग्राम की पैकिंग बनाते थे और बेर के इस पूरे उत्पादन को इन्होंने फुटकर रूप में बाजार में खुद ही बेचा है। दर्शक, इस संबंध में किसी भी प्रकार की शंका के समाधान हेतु इन किसान भाई से इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। सतारा जिले की राम बहू पाटिल महिंद्रा फाइनेंस को जब मिलने आए थी, उनके पास सिर्फ पुरखों की जमीन, ट्रैक्टर कहाँ था, सिर्फ हौसला था मन में पक्का, जिसे हमने पहचाना। जहाँ दूसरों ने देखा सिर्फ एक आम बंदा, हमने देखी बंदे की कमाने की क्षमता। इसीलिए कहते हैं वाहन कोई भी हो, लोन हम देंगे। महिंद्रा फाइनेंस, बंदे में दम, पहचाने सिर्फ हम। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। जायद मौसम में उगाई जाने वाली तिलहनी फसलों के अंतर्गत यदि सूरजमुखी की बात की जाए तो इसका प्रमुख स्थान है। तो जो किसान भाई सूरजमुखी की बुआई करना चाहते हैं, वह आलू, सरसों की कटाई के बाद खाली खेत में इसकी बुआई इस समय कर सकते हैं। परंतु देखा जाता है कि किसान भाई सूरजमुखी की बुआई में लापरवाही कर जाते हैं या अज्ञानतावश कुछ न कुछ गलतियां हो जाती है, जैसे कि उपयुक्त खेत का चयन न करना तथा खेत की ठीक ढंग से तैयारी न करना, उन्नतशील प्रजातियों का चुनाव न करके देशी एवं लोकल बीजों का प्रयोग एवं असंतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तथा बिना उपचारित किए ही जैसे तैसे बीजों की बुआई कर देते हैं, जिसका परिणाम खेत में कम बीजों का जमाव, कमजोर पौध तथा खरपतवारों की अधिकता के रूप में सामने आता है। अंततः किसान भाइयों को आने वाले समय में ऐसी कमजोर फसल से कम उपज में ही संतोष करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, सूरजमुखी की उन्नतशील प्रजातियां एवं वैज्ञानिक बुआई विधि पर संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सूरजमुखी तिलहनी वर्ग की एक प्रमुख फसल है, जिसकी जायद में खेती करके आप अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। यदि बात करें भूमि के चयन की, तो इसकी खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु अधिक जल रोकने वाली भारी भूमि उपयुक्त है। खेत की तैयारी की यदि बात करें तो खेत में पर्याप्त नमी न होने की दशा में पलेवा लगाकर जुताई करनी चाहिए। आलू, राई, सरसों अथवा गन्ना आदि के बाद खेत खाली होते ही 2 से 3 बार जोतकर मिट्टी भुरभुरी बना लेनी चाहिए। रोटावेटर से खेत की तैयारी शीघ्र हो जाती है। जायद सूरजमुखी की प्रजातियों की यदि बात करें, संकुल प्रजातियों के अंतर्गत मार्डन, सूर्या इत्यादि और संकर प्रजातियों में KVSH1, SH3322, MSFH 1790 इत्यादि प्रजातियां प्रमुख हैं। बीज दर की यदि बात करें तो 1 हेक्टेयर के लिए 12 से 15 किलोग्राम स्वस्थ संकुल प्रजाति का प्रमाणित बीज प्राप्त होता है, जबकि संकर प्रजाति का 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर उपयुक्त रहता है। बीज शोधन की यदि बात करें, बीज को 12 घंटे पानी में भिगोकर छाया में 3 से 4 घंटे सुखाकर बोने से जमाव शीघ्र होता है। बोने से पहले प्रति किलोग्राम बीज को कार्बेंडाजिम की 2 ग्राम मात्रा या थिरम की 2.5 ग्राम मात्रा में से
किसी एक रसायन से शोधित कर लेना चाहिए। खाद एवं उर्वरकों की यदि बात करें तो बुआई के 20 से 30 दिन पूर्व 10 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाना अत्यंत लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त रासायनिक उर्वरकों में 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में आवश्यक है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय कूड़ों में प्रयोग करना चाहिए तथा शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा को फल आते समय देना चाहिए। बुआई विधि की यदि बात करें तो संकुल किस्मों का तथा संकर प्रजाति का बीज 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा कतारों में पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण की यदि बात करें तो यांत्रिक विधि से खरपतवार नियंत्रण करना उपयुक्त है। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण हेतु पेंडिमेथिलीन 30% की 3.3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के बाद एवं जमाव से पहले अर्थात बुआई के 2 से 3 दिन बाद तक छिड़काव करना चाहिए। इस रसायन के प्रयोग से खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। सिंचाई की यदि बात करें तो हल्की भूमि में जायद में सूरजमुखी की अच्छी फसल के लिए 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। पहली सिंचाई बोने के 20 से 25 दिन बाद आवश्यक है। फूल निकलते समय तथा दाना भरते समय भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। सामान्यतः 10 से 15 दिनों के अंतर पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। परसेचन क्रिया। सूरजमुखी एक परसेंचित फसल है। इसमें अच्छे बीज पड़ने हेतु परसेचन क्रिया नितांत आवश्यक है। यह क्रिया भौरों एवं मधुमक्खियों के माध्यम से होती है। जहां इनकी कमी हो, हाथ द्वारा परसेचन की क्रिया अधिक प्रभावकारी है। अच्छी तरह फूल आ जाने पर हाथ में दस्ताने पहनकर या किसी मुलायम रोएदार कपड़े को लेकर सूरजमुखी के फल के मुंडक पर चारों ओर धीरे से घुमा दें। पहले फूल के किनारे वाले भाग पर, फिर बीच के भाग पर। यह क्रिया प्रातःकाल 7:30 बजे तक करनी चाहिए। हम फिर हाजिर होंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आसमान छू रही दाना मिश्रण की कीमतें, दिनों दिन कम होती चारा फसलें, पशु पोषण के लिए किसानों के सामने पग पग पर बाधाएं, एक और पशु आहार और दूसरी ओर फसलोत्पादन, समस्त समाधान के रूप में आशा की एक किरण बनकर सामने आया है अजोला। अजोला के बारे में समस्त जानकारी वीडियो सीडी के रूप में आपके सामने लेकर आया है ईटीवी अन्नदाता। सीडी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। अन्नदाता आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की कड़ी को, जिसके तहत पहला प्रश्न पूछा है। ग्राम राटी, जिला मधुबनी के कृषक चंद्रशेखर झा ने आपने अन्नदाता के माध्यम से पालक में किए जाने वाले सामयिक प्रबंधनों की जानकारी चाहिए है, तो आइए सुनते हैं इनके प्रश्न को। जो पाछू में अहाँ देख रहल छी जे पालक साग 20 दिन के लगभग में भेलैया। भगवान के कृपा से किछ पानिओ भ गेलै तऽ एहि बीच में और फायदा। एखन हम यूरिया के घोल बरसात के बाद ओकरा में दऽ रहल छी। एखन यह स्थिति छै, लेकिन एहि के बावजूद फसल जे छै ओतेक तेजी में नहीं भागि रहल छै। ओहि लए हमर आग्रह है जे कोनो हमरा सलाह भेटै। इस हेतु संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं खाद्य सुरक्षा मिशन मधुबनी के परामर्शदाता SA रब्बानी।
जो पालक की खेती जो किसान भाई किए हैं, काफी इस बार अच्छा उपज प्राप्त हो रहा है और मार्केट में भी अच्छा इसका आवक मिल रहा है। जो अभी लगाए हैं जो उसका 10 दिन 15 दिन का अवस्था में है, तो उसमें जो है आप देखें तो हल्की सिंचाई करें और उसमें जो है यूरिया का जो है आप टॉप ड्रेसिंग करें। खाद एवं उर्वरक की बात की जाए तो पालक तथा विलायती पालक की बुआई की एक माह पूर्व 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट खेत में अच्छी प्रकार मिला देते हैं। इसके अतिरिक्त 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस एवं 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी और नाइट्रोजन की 1/4 मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देते हैं। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को बराबर हिस्सों में बांटकर प्रत्येक कटाई के बाद देना चाहिए, जिससे पत्तियों की बढ़वार ठीक हो एवं अधिक उपज प्राप्त हो। सिंचाई की बात करें तो पालक तथा विलायती पालक के लिए खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। पूरी फसल के लिए 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। आइए बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। खेत में पहली निराई गुड़ाई पहली सिंचाई के पश्चात करनी चाहिए। कुल मिलाकर 2 से 3 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। निराई गुड़ाई अधिक गहरी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा जड़ों को हानि हो सकती है। अक्सर एक बार ये भी देखा जाता है कि वातावरण में चेंजिंग हो रहा है, तो इसमें कुछ डिजीज भी अभी पालक में देखा जा रहा है, जो पालक पर देखने में कि भूरा रंग का धब्बा बनता है। ऐसा अगर आपको नजर आवे तो तुरंत आप जो बेविस्टिन 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर आप का घोल बनाकर आप इसका स्प्रे करें। और अब बात करेंगे कटाई की। पालक तथा विलायती पालक की पहली कटाई बुआई के 3-4 सप्ताह बाद करते हैं। बाद में प्रत्येक 15 से 20 दिन बाद कटाई की जा सकती है। सामान्यतः किस्म के अनुसार 4 से 6 कटाई की जा सकती है। उपज की अगर बात करें तो 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार इससे प्राप्त की जा सकती है। पालक की अपेक्षा विलायती पालक की उपज कम मिलती है। दूसरे प्रश्न के माध्यम से जानने की इच्छा जाहिर की है। ग्राम तेजपुर, जनपद पूर्णिया के कृषक दीनदयाल, आपने अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क के माध्यम से हमें बताया कि आप टर्की पालन व्यवसाय करना चाहते हैं और इसके लिए आप जानकारी चाहते हैं। तो दीनदयाल जी, इस हेतु जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जहाँ तक टर्की पालन का व्यवसाय है, इस व्यवसाय में हमारे किसान भाई अगर इस व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। टर्की जो सामान्य पक्षी होता है, उसकी वयस्क उम्र में उसका जो फीमेल है उसका वजन लगभग 7 से 7.5 किलो और मेल का वजन 10 किलो से ऊपर होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस पक्षी से हमें ज्यादा से ज्यादा मीट मिलता है और बाजार में टर्की का जो मीट है वह भी 280 रुपए से 300 रुपए किलो में मिलता है। इस पक्षी को रखने के लिए कुछ अतिरिक्त बातों का ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि यह पक्षी चूंकि आकार में बड़ा होता है इसलिए इसको ज्यादा स्पेस लगता है। लगभग 2.5 स्क्वायर फीट एक बर्ड के लिए आवश्यक जगह होती है। इसके साथ साथ इन पक्षियों को चराने के लिए भी बाहर निकाला जा सकता है, जिससे स्कैवेंजिंग मोड पे भी इन पक्षियों को रखने के कारण इनके खान पान पे जो आने वाला व्यय है उसको कम किया जा सकता है और पक्षियों को ज्यादा स्वस्थ रखा जा सकता है। अतः जब भी टर्की पालन के व्यवसाय के लिए आप सोचते हैं तो इसके लिए जो आवश्यक शेड है उसके प्रबंध के साथ साथ इसके ओपन पैडॉक या खुले रूप से इसको चराने के लिए जगह का भी आइडेंटिफिकेशन आवश्यक है। यह पक्षी चूंकि नॉन फ्लाइंग है, यह उड़ नहीं सकता, इसलिए इस पक्षी के उड़ करके जाने की संभावना नहीं होती है और जमीन पर रह करके यह फॉरेजिंग भी करता है, घास फूस भी खाता है और उसके साथ साथ जो कीड़े मकोड़े हैं उनको भी खा करके अपने आहार की प्रतिपूर्ति करता है और जिसके कारण इस पे जो आहार पे होने वाला व्यय है उसको इनको चरा करके कुछ कम भी किया जा सकता है। जिनको पक्षियों को शेड्स के अंदर रखना होता है तो उनको आवश्यक जगह के साथ साथ इसका दाना बाजार में बना हुआ भी मिलता है या थोड़ा सा इसमें जो मुर्गियों का दाना मिलता है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए या उनको वैसे भी टर्की पालन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पक्षी के लिए सामान्यतः इसके जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली जो प्रथम सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक होती है, जिसे हमें स्टार्टर या प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। दूसरी वह अवस्था जो 8 से 18 सप्ताह तक होती है, जिसे हम ग्रोवर अवस्था कहते हैं। और तीसरी जो 18 सप्ताह से ऊपर होती है, जिसे हम वयस्क अवस्था कहते हैं। इन 3 अवस्थाओं के हिसाब से बाजार में दाना भी मिलता है। खासकर 1 से 8 सप्ताह तक हम इन्हें स्टार्टर राशन देते हैं। दूसरा फिर 8 से 18 सप्ताह जो इनके लिए ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है उसमें हम इन्हें ग्रोवर राशन देते हैं और 18-20 सप्ताह के ऊपर फिर हम इन्हें लेयर राशन देना प्रारंभ करते हैं। सामान्यतः एक टर्की 1 साल में 180 अंडे तक देती है और इन अंडों का खाने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है या इन अंडों का ब्रीडिंग अवस्था के लिए भी उपयोग किया जा सकता है और इनसे पुनः इस तरह से
अगर आप टर्की पालन के व्यवसाय में मोटी मोटी बातों का ध्यान रखते हैं, जो आप सुव्यवस्थित इसकी विपणन व्यवस्था रखते हैं और समय समय पे होने वाले टीकाकरण को समयबद्ध तरीके से करते हैं, तो आपको इस रोजगार से भी ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलने की संभावनाएं होंगी। आइए देखते हैं प्रदेश के विभिन्न मंडियों के कृषि उत्पाद के भाव। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। भारत की सबसे बड़ी कंबाइन रेंज बलकार कंबाइंस। होलिका दहन के साथ ही राज्य वासियों पर छाई होली की मस्ती, कहीं जोगीरा तो कहीं फगुआ गीत की फुहार। होली पर चिकित्सकों की सख्त हिदायत, रासायनिक रंगों से रहें दूर, अबीर गुलाल से खेलें सुरक्षित होली। बिहार को विशेष सहायता की फिर जगी आस, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया स्वागत, फिर गरमाया सूबे का सियासी पारा। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव, एक व्यक्ति की गोलियों से भूना, आरा से मिले शव की गुत्थी उलझी। और किशनगंज के रास्ते बांग्लादेश में ऊंटों की तस्करी, पुलिस ने राजस्थान के 16 ऊंट को किए जब्त, तस्कर फरार। नमस्कार, अपना बिहार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोनिका सिंह। सबसे पहले ईटीवी के तमाम दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले चलिए बात करेंगे होली की और देखेंगे होली से जुड़ी खबरें। आज रंगों का त्योहार होली है। देर रात होलिका दहन के बाद से ही राज्य भर में होली का माहौल छा गया है। होलिका दहन के बाद से ही मानो चारों तरफ ढोल, झाल और मंजीरा के साथ जोगिरा की आवाज सुनाई पड़ रही है।
तो होली के मौके पर तमाम लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं और होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। लगातार आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से होली मनाई जा रही है। पहली तस्वीर होलिका दहन की है। पटना में रात 11:20 से लेकर करीब 12:30 बजे तक लोगों ने होलिका दहन किया, जबकि दूसरी तस्वीर में लोग जोगिरा के रंग में डूबे हुए हैं। वहीं सीतामढ़ी में होलिका दहन के बाद लोग फगुआ के रंग में पूरी तरह से रंगे नजर आए। यहां लोग होली गीत में सराबोर नजर आए। बात अररिया की करें तो अररिया में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां हर कोई फगुआ की फुहार के साथ जोगिरा का आनंद उठाते नजर आया। जिले के फारबिसगंज स्थित रानी सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में लोगों ने जमकर जोगिरा गाया और अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दी। शहर सूबे के ग्रामीण इलाकों में भी लोग होली की सतरंगी रंग में रंगे हुए हैं। बाढ़ में होली के रंग लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ लोग काफी उत्साह के साथ रंग गुलाल के साथ होली मना रहे हैं। वहीं किशनगंज में भी जमकर होली मनाई जा रही है। यहां होली पर लोग गीत गा रहे हैं और जमकर ठुमका लगा रहे हैं। इससे पहले भागलपुर के खलीफा बाग चौक स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। इसमें स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। Yeah.
वहीं मुंगेर में जदयू सांसद डॉक्टर मोनाजिर हसन ने अपने पैतृक आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर होली खेली। इस मौके पर उन्होंने शहरवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। आप लोग आपस में लगाइए। हाँ लगाइए।